हेलो गाइस, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर के नारायण के द्वारा लिखा गया एक नोवेल जिसका नाम है द बैचलर ऑफ आर्ट्स। इस नोवेल को आर के नारायण ने 1937 में पब्लिश करा दिया था। ये नोवेल इंडियन कॉलोनियल लिटरेचर का पार्ट माना जाता है क्योंकि उस समय पर जो भारत था वो ब्रिटिश लोगों की कॉलोनी था। इसकी सेटिंग आर के नारायण ने एक फिक्शनल टाउन मालगुड्डी के अंदर रखी गई है। देखिए, आर के नारायण वैसे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल सीरीज ऑफ नॉवेल्स भी लिखा था जिसको हम इनकी ट्रायलॉजी कंसीडर करते हैं। इस ट्रायलॉजी का सबसे पहला नॉवेल जो था स्वामी एंड फ्रेंड्स था जो 1935 में आया। दूसरा नॉवेल था बैचलर ऑफ आर्ट्स जो 1937 में आया और तीसरा नॉवेल है द इंग्लिश टीचर जो 1945 में आया। तो इस ट्रायलॉजी के सेकंड जो नॉवेल है द बैचलर ऑफ आर्ट्स को आज हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं शुरू करूं, आप लोगों को आर के नारायण के कुछ इंपोर्टेंट अवार्ड्स के बारे में बता देता हूं जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे आर के नारायण को इंग्लिश लिटरेचर में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1960 में इनके नोवेल द गाइड के लिए। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1964 में और भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसे हम पद्म विभूषण कहते हैं वो इन्हें 2000 में मिला था। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना द बैचलर ऑफ आर्ट्स को। इसकी बिल्कुल डिटेल जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा, वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए समझते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स के सारे इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स को समझना। सबसे पहला और इंपोर्टेंट कैरेक्टर है चंद्रन। चंद्रन इस कहानी का प्रोटोगोनिस्ट है। आर के नारायण ने हमें बताया है कि चंद्रन जब एक ग्रेजुएशन का बीए फाइनल में हिस्ट्री का स्टूडेंट था तब उसकी लाइफ कैसी थी उसे आर के नारायण ने एक लवर के रूप में भी फ्रेम किया है और समाज की क्या एक्सपेक्टेशन चंद्रन से है ये भी दिखाया है और कैसे चंद्रन एक सन्यासी बन जाता है और उसके बाद एक बिजनेसमैन बन जाता है। ये सारी आपको चंद्रन की लाइफ आर के नारायण बहुत खूबसूरती से दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर इसका सेकंड कैरेक्टर आता है सीनू जो चंद्रन का भाई है और मात्र 8 सालों का है। चंद्रन के पिता का नाम है वेंकटेचला अय्यर। ये एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं। चंद्रन की मदर जो है वो एक जेंटल, केयरिंग और रिलीजियस लेडी हैं। चंद्रन मालगुड्डी के अंदर ही एक कॉलेज है जिसका नाम है अल्बर्ट मिशन कॉलेज, उसके अंदर अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं और हिस्ट्री में वो इंटरेस्ट रखते हैं। चंद्रन के जो हिस्ट्री प्रोफेसर हैं उनका नाम राघवाचार्य है। इस कॉलेज के मिशन अल्बर्ट कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनका नाम मिस्टर ब्राउन है। इस कॉलेज के अंदर एक यूनियन भी बनी हुई है। इस यूनियन के सेक्रेटरी जो हैं उनका नाम नेटसन है। नेटसन एक बार जो हैं चंद्रन को स्पीच बोलने के लिए भी देते हैं। चंद्रन का एक और फ्रेंड इसके अंदर दिखाया गया है जिसका नाम है रामू। इसके अलावा चंद्रन का एक और फ्रेंड जिसका नाम है मोहन। ये चंद्रन के फ्रेंड के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा पोएट भी है। चंद्रन को अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पर ही एक लड़की मालती से प्यार हो जाता है। हालांकि ये लड़की उनके कॉलेज की नहीं थी। जब वो घूमने जाया करते थे सरयू नदी के किनारे पर तो उन्हें ये लड़की मिली थी जहां पर चंद्रन को मालती नाम की लड़की से प्यार हो गया। चंद्रन इस मालती से शादी करना चाहता था लेकिन इसके परिवार से पहले इसे परमिशन लेनी थी। अब मालती के जो पिता का नाम है कृष्णा अय्यर हैं और ये कृष्णा अय्यर जो हैं पहले चंद्रन की और मालती की कुंडली मिलवाते हैं जिसकी वजह से कुंडली ना मिलने की वजह से चंद्रन की शादी मालती से नहीं हो पाती। चंद्रन बहुत दुखी हो जाता है। उसके पिता उसे सजेशन देते हैं कि भाई तुम कुछ दिन के लिए मद्रास चले जाओ। चंद्रन मद्रास चला जाता है और वहां पर जाकर इसकी एक और कैरेक्टर से मुलाकात होती है जिसका नाम है कैलाश। कैलाश बताता है चंद्रन को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कि वो अपनी 2 वाइफ को कैसे मैनेज करता है। चंद्रन को यहां तक कि वो वाइन भी ऑफर करता है और उसे रेड लाइट एरिया में भी लेकर जाता है। चंद्रन जब इन सारी चीजों से परेशान हो जाता है तो वो वापस मद्रास से अपने गांव मालगुड्डी आ जाता है और वहां पर आकर वो एक बिजनेसमैन बन जाता है और उसके बाद सुशीला नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है। देखिए, ये थे सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अब मैं आप लोगों को इस कहानी को समझाने की कोशिश करूंगा बहुत ही अच्छी तरह से। आइए समझते हैं द बैचलर ऑफ आर्ट्स की समरी को। देखिए, यहाँ पर जो चंद्रन नाम का लड़का है ये बीए फाइनल में पढ़ रहा है और इसके कॉलेज का नाम है अल्बर्ट मिशन कॉलेज और ये हिस्ट्री का एक स्टूडेंट है। ठीक है, इसके पिता जो हैं जो एच.सी. वेंकटेचला अय्यर हैं वो बहुत अच्छी तरह से चंद्रन को समझते हैं। चंद्रन एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है। अल्बर्ट मिशन कॉलेज के अंदर एक सेक्रेटरी भी है जिसका नाम है नेटसन। नेटसन एक बार चंद्रन के पास आता है और कहता है कि चंद्रन
सुना है तुम बहुत अच्छे ओरेटर हो, भाई एक मेरा काम कर दो, हमने एक मीटिंग रखी हुई है, उसमें तुम्हें भाषण देना है। वो कहता है कि भाई अभी तो मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मैं तो भाषण नहीं दे पाऊंगा। लेकिन चंद्रन को एक वक्ता, वो बहुत अच्छा ओरेटर है और उसे भाषण देना भी अच्छा लगता है। फाइनली वो कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा भाषण देने के लिए तैयार हूं। तो यहाँ पर चंद्रन को जो बोलने के लिए टॉपिक दिया जाता है, वो दिया जाता है कि हिस्टोरियन शुड बी स्लाउटर्ड फर्स्ट, यानी कि अगर किसी का कत्ल करने की बात आए तो सबसे पहले इतिहासकारों का कत्ल होना चाहिए। लेकिन चंद्रन को जब इस टॉपिक के बारे में पता चलता है तो वो इस भाषण को देने से हिचकिचाता है, क्योंकि चंद्रन खुद ही एक हिस्ट्री का स्टूडेंट है और उसे अपने प्रोफेसर राघवाचार्य से डर लगता है कि अगर उसने हिस्ट्री के खिलाफ कोई भी ऐसा भाषण दिया तो शायद उसके जो प्रोफेसर हैं वो उससे नाराज हो जाएं। लेकिन नेटसन उसके पीछे पड़ता है और कहता है, अरे भाई टेंशन मत ले भाई, हम तुम्हारे राघवाचार्य को, हिस्ट्री के प्रोफेसर को इस मीटिंग में बुलाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो फाइनली डे आता है वो जिस दिन चंद्रन को ये स्पीच देनी होती है, तो वो जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से इस स्पीच को देता है। सभी लोग काफी इंप्रेस हो जाते हैं। अब जब ये भाषण देकर आ रहा होता है तो चंद्रन को उसका फ्रेंड रामू मिलता है और कहता है कि वाह भाई, कमाल कर दिया तुमने, तो आज बहुत ही अच्छा भाषण दिया है। इतनी अच्छी स्पीच के बाद तो भाई पार्टी तो बनती है। ये दोनों रामू और चंद्रन सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। उसके बाद चंद्रन घर आता है, अपने पिता से, अपनी मदर से कुछ पैसे लेता है ताकि ये अच्छे से पार्टी को कर सकें। और आकर वो दोनों, रामू और चंद्रन, थिएटर देखने के लिए चले जाते हैं, पिक्चर देखने के लिए चले जाते हैं। अब जब उनके बाद उसके बाद भी समय मिलता है तो वो सरयू नदी के किनारे पर टहलने के लिए निकल जाते हैं। इस नदी पर चंद्रन अक्सर टहला करता है। धीरे धीरे करके समय निकलता रहता है। अब चंद्रन को एहसास होने लगा है कि उसकी जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की परीक्षा है वो बिल्कुल करीब आने वाली है, क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा है। अब इसकी परीक्षा में लगभग 130 दिन बचे हैं। अगर उसे अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए चंद्रन क्या करता है, एक बड़ा ही डिफिकल्ट सा टाइम टेबल बनाता है कि मैं अब सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करूंगा और अपनी कुछ बुरी आदतों को भी छोड़ दूंगा। जैसे चंद्रन जब सरयू नदी के किनारे पर घूमने के लिए जाता है तो वो अक्सर सिगरेट पीता है, लेकिन अब उसने डिसाइड किया है कि जब तक उसके एग्जाम अच्छे से नहीं कंप्लीट हो जाते तब तक वो सिगरेट भी नहीं पिएगा। चंद्रन के पिता उस बनाए हुए टाइम टेबल को देखते हैं और कहते हैं कि चंद्रन, तुम इसे फॉलो कैसे करोगे? तो वो कहता है, आप चिंता मत करो पिताजी, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से फॉलो कर लूंगा। इन दोनों बाप बेटा के बीच में बात हो ही रही थी, तभी चंद्रन की मां बड़बड़ाती हुई वहां पर आती है कि घर के अंदर इतना बड़ा गार्डन लगा हुआ है, यहाँ पर पूजा करने के लिए 4 फूल भी नहीं मिलते। फूल खिलते तो हैं, न जाने कौन चोर फूल को तोड़कर ले जाता है। तुम दोनों, चंद्रन और उसके पिता को कहती है कि तुम दोनों क्या उस चोर को नहीं पकड़ सकते? अब चंद्रन और उसके पिता डिसाइड करते हैं कि ये पता लगाया जाए कि हमारे बगीचे से एक्चुअली फूल चुरा कौन रहा है। अब ये दोनों उस चोर को पकड़ने के लिए रात को पहरा देते हैं और फाइनली उस चोर को पकड़ लेते हैं। और वो चोर और कोई नहीं, एक सन्यासी है जो फूलों को पूजा करने के लिए लेकर जाता है। इसकी इसकी मां को जब पता चलता है कि एक सन्यासी फूल पूजा के लिए तोड़कर ले जाता है तो वो नाराज नहीं होती और उस सन्यासी को वहां से जाने देती है। चंद्रन कॉलेज चला जाता है। रास्ते में उसे एक प्रोफेसर जो है उसके, राघवाचार्य हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, चंद्रन के ही प्रोफेसर हैं, क्योंकि चंद्रन तो एक हिस्ट्री का ही स्टूडेंट है। तो वो राघवाचार्य कहते हैं कि चंद्रन, जब तुम कॉलेज में आज अपनी क्लासेस को खत्म कर लोगे तो मेरे केबिन में आकर मुझसे मिलना। अब चंद्रन डर जाता है। चंद्रन को लगता है कि कहीं मेरी उस हिस्ट्री की जो स्पीच थी उसके बारे में सर को तो नहीं पता चल गया। सर को अगर पता चला तो वो मुझे डेफिनेटली डांटेंगे। तो चंद्रन डरता हुआ उनके केबिन में पहुंच जाता है और कहता है, सर आपने मुझे बुलाया था? हाँ आओ। चंद्रन चंद्रन से कहते हैं कि चंद्रन, हम भी एक इतिहास का जो संगठन है अपने कॉलेज के अंदर बनाना चाहते हैं और उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हें देना चाहते हैं। यहां तक कि इस संगठन की जो सेक्रेटरी बनाया जाएगा वो तुम्हें ही बनाया जाएगा। चंद्रन अब किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसे अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। लेकिन वो अपने हिस्ट्री के प्रोफेसर राघवाचार्य को मना कैसे कर दे? चलो कोई बात नहीं है।
सारी जिम्मेदारी चंद्रन अपने ऊपर ले लेता है। हिस्ट्री के लिए भी संगठन बना दिया जाता है। उसके उद्घाटन करने के लिए जब राघवाचार्य और प्रोफेसर ब्राउन को बुलाया जाता है भाषण देने के लिए, तो वो पहले तो राघवाचार्य हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन जब प्रोफेसर ब्राउन को बुलाया जाता है तो प्रोफेसर ब्राउन इनडायरेक्ट वे में हिस्ट्री की बुराई करते हैं। उद्घाटन हो गया, संगठन बन गया, चंद्रन को सेक्रेटरी बना दिया गया, लेकिन इस चक्कर में चंद्रन का बहुत सारा समय जो है बर्बाद हो गया। चंद्रन को अब ऐसा लगता है कि वो अब किसी भी तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा जब तक उसके एग्जाम नहीं हो जाते। अब उसे अपने ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के जो एग्जाम है उनकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। एक बार फिर से वो अपने टाइम टेबल को रिवाइज करता है और इसका टाइम टेबल इस बार अब बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाता है। चंद्रन के आसपास के लोग जो हैं वो देखते हैं चंद्रन काफी मेहनत कर रहा है और ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे नंबरों से चंद्रन पास भी हो जाता है। अब चंद्रन के वही आसपास के लोग चंद्रन से ये पूछते हैं, हाँ भाई चंद्रन, ग्रेजुएशन तो हो गई, अब इसके बाद क्या? पहले पहले तो चंद्रन को ऐसा लगता है कि उसकी सोसाइटी के लोग उसकी केयर करते हैं कि चंद्रन अब आगे क्या करेगा, लेकिन धीरे धीरे जब लोग उससे ऐसा ज्यादा पूछने लगते हैं तो चंद्रन उन सभी की बातों से परेशान हो जाता है। चंद्रन के पिता उससे कहते हैं कि भाई चंद्रन सुनो, तुम आगे की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड क्यों नहीं चले जाते, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। वो कहता है कि ठीक है पिताजी, सोचते हैं, अभी काफी टाइम है। अब चंद्रन का जो पूरा दिन है वो किताबों में बीतता है, वो काफी पढ़ाई करता है और शाम के समय जब भी उसको टाइम मिलता है वो सरयू नदी के किनारे पर घूमने के लिए चला जाता है। अक्सर सरयू नदी के किनारे पर चंद्रन घूमने जाता है। एक दिन चंद्रन को एक लड़की दिखाई देती है। अब ये लड़की अपनी छोटी सिस्टर के साथ यहाँ रेत में खेल रही थी। चंद्रन एक जगह बैठकर इस लड़की को देखता रहता है, निहारता रहता है, लेकिन चंद्रन की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके पास जाकर अपने प्यार का इजहार कर सके। चंद्रन उस नदी किनारे जाकर रोज उस लड़की को देखने के लिए जाता है। अब जिस दिन वो लड़की नहीं आती तो अक्सर वो परेशान हो जाता है। धीरे धीरे करके कुछ दिन बीत जाते हैं, ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है और एक दिन वो लड़की आना बंद कर देती है। अब चंद्रन उसका इंतजार करता रहता है, वो डेली सरयू नदी के किनारे पर जाकर उसका वेट करता है। एक दिन फिर से वो लड़की उसे दिखाई देती है। उस लड़की को देखने में चंद्रन खो जाता है। वहीं पर उसका दोस्त मोहन भी उसे मिलता है। इन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। तो इन बातचीत के दौरान पता चलता है चंद्रन को कि ये लड़की तो मोहन के घर के आसपास ही रहती है और इसके पिता का नाम कृष्णा अय्यर है। अब चंद्रन अपने दोस्त मोहन से कहता है कि भाई ऐसा है कि कैसे ही करके तुम मेरी शादी इससे कराओ। तो वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है शादी में, तो तुम तो ब्राह्मण हो और ये भी ब्राह्मण है, तुम दोनों शादी के लायक हो, तो क्यों ना तुम्हारी शादी करा दी जाए। चंद्रन खुश हो जाता है। चंद्रन इस बात को अपने पिताजी से आकर कहता है कि मुझे मालती से शादी करनी है और वो हमारी कास्ट की ही लड़की है। और वो अपने पिता से यहां तक कह देता है कि अगर उसकी शादी मालती के साथ नहीं हुई तो वो किसी और से शादी नहीं करेगा। ये बात उसकी माँ सुन लेती है और आती है कि चंद्रन क्या कह रहे हो तुम, पहले उस लड़की के बारे में हम कुछ जान तो लें, कैसी लड़की है, कैसा परिवार है, कुंडली मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारी बात तो जान लें। चंद्रन की माँ एक शास्त्री को बुलाती है जिसका नाम है गणपति। इसको बुलाती है और उससे कहती है कि भाई तुम्हें उस लड़की के बारे में कोई जानकारी है मालती की? वो कहता है हाँ जानकारी है, उसके घर वाले उसके लिए लड़का देख रहे हैं। तो वो कहती है कि हमारा भी लड़का है, बात करो उनसे। तो दोनों के परिवार की बात की जाती है। ये शास्त्री जी जाकर इन दोनों की कुंडली मिलवाने का काम करते हैं, लेकिन कुंडली नहीं मिलती, जिसकी वजह से चंद्रन की शादी मालती से नहीं की जाती। अब चंद्रन बड़ा दुखी हो जाता है। वो मोहन के घर पर जाकर बार बार मालती के बारे में पूछता रहता है, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि मालती की शादी हो रही है। अब मालती की शादी का जो गम है चंद्रन बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, बुखार चढ़ जाता है उसे बहुत तेजी से। अब चंद्रन के पिता अपने बेटे की ऐसी हालत नहीं देखते। वो अपनी पॉकेट से 50 का नोट निकालते हैं और कहते हैं चंद्रन जाओ बेटा, तुम कुछ दिन के लिए मद्रास घूमने जाओ, वहां पर तुम्हारे चाचा जी रहते हैं, अपने चाचा जी के घर रुक जाना, ठीक है। चंद्रन निकल जाता है मद्रास के लिए, लेकिन वो अपने चाचा जी के घर नहीं जाता।
वो अपने कजन जो उसे लेने के लिए आया था चंद्रन को, उसको धोखा देकर किसी होटल में रुक जाता है। अब उस होटल में जाकर चंद्रन की मुलाकात एक कैलाश नाम के आदमी से होती है। कैलाश उसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताता है कि कैसे वो अपनी दो बीवियों को मैनेज करता है, लेकिन चंद्रन को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि वो तो मालती के गम में है। लेकिन कैलाश फिर उसे दारू ऑफर करता है पीने के लिए कि लो भाई गम बुलाओ, दारू पियो, लेकिन चंद्रन मना कर देता है नहीं। अब गम बुलाने के लिए चंद्रन को ये कैलाश रेड लाइट एरिया में लेकर जाता है जहां पर प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह काम करती हैं। तो चंद्रन को बहुत बुरा लगता है कि मैं मालती से प्यार करता था और मैं क्या ये अब सब कर पाऊंगा। तो वो आ जाता है वापस, ठीक है, क्योंकि वो मालती के अलावा किसी और लड़की को देखना नहीं चाहता। अब वो सामान अपना होटल में ही छोड़ देता है और वहां पर फिर वापस नहीं जाता। वो एक नाई की दुकान पर जाता है, अपना सर मुंडवाता है और एक सन्यासी के कपड़े मंगवाकर एक सन्यासी की तरह अपनी जिंदगी जीने लगता है। जब भी चंद्रन को भूख लगती है तो वो किसी ना किसी से खाना मांग लेता है और ऐसे ही रहने लगता है। एक गांव के लोग तो उसे बहुत ही पहुंचावा सन्यासी मांग लेते हैं। अब 8 महीनों के बाद चंद्रन को ये एहसास होता है कि ये जो भी कुछ चंद्रन कर रहा है वो लोगों को धोखा दे रहा है। ना तो वो एक सच्चा सन्यासी है और ना ही वो एक अच्छा बेटा है, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को दुखी कर दिया है। उसके माँ बाप उसके बिना कैसे रह रहे होंगे। तो वो अपने माँ बाप की खुशियों को भी छीन लेता है। और किस वजह से? सिर्फ एक लड़की मालती की वजह से। अगर मालती मिल जाती तो वो खुश हो जाता। अब चंद्रन डिसाइड कर लेता है कि उसे ये सन्यासी का भेष जो है त्यागना है और वो अपने पिता से मनी ऑर्डर के रास्ते से कुछ पैसे मंगवाता है और फिर वो अपने घर मालगुड्डी के लिए निकल जाता है। जैसे ही मालगुड्डी में वो पहुंचता है, अपनी माता से मिलता है तो उसकी माता उसे बहुत ही प्यार करती है और वो देखता है अपने कमरे में जाकर कि कैसे उसकी माता ने आज भी उसके कमरे को उसी तरह से संभाल कर रखा हुआ है जैसा वो उसे छोड़कर गया था। अब थोड़ा सा समय बीतता है तो चंद्रन अपने मित्र मोहन से मिलने के लिए जाता है कि मालती का परिवार की कुछ उसे जानकारी मिल जाए। तो मोहन कहता है कि भाई अब तो मैं वहां पर रहता ही नहीं हूं, मैं तो अब उसी बिल्डिंग के किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट हो चुका हूं। तो मालती की जानकारी या उसके परिवार की जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मालती की तो शादी हो गई है, अब वो अपने ससुराल रहती है। तो बहुत धीरे धीरे समय तेजी के साथ निकलता है। तो मोहन अपने दोस्त चंद्रन से पूछता है कि चंद्रन, काम करने का क्या इरादा है भाई? कुछ काम धंधा कर लो। मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूं, हमारे यहाँ मालगुड्डी में एक अखबार चलता है डेली मैसेंजर, उसकी जो एजेंसी है वो खाली पड़ी हुई है, कहो तो तुम्हें दिला दूं। लेकिन चंद्रन के पिता कहते हैं कि बेटा तू पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चला जा, तो बहुत इंटेलिजेंट लड़का है तो कुछ ना कुछ बनकर ही आएगा। वो कहता है नहीं पिताजी, मैं इंग्लैंड नहीं जाऊंगा, मैं मालगुड्डी के अंदर ही जो डेली मैसेंजर है उसकी न्यूज़पेपर की एजेंसी लेकर यहीं काम करूंगा। वो इस एजेंसी को लेने के लिए बहुत मेहनत करता है। बड़ी मेहनत करने के बाद चंद्रन को द डेली मैसेंजर न्यूज़पेपर की जो एजेंसी है वो मिल जाती है। अब वो अपना एक ऑफिस खोल लेता है और उस ऑफिस के अंदर अक्सर बैठकर काम करता है। चंद्रन के पास बहुत पैसा आ जाता है, चंद्रन का चारों तरफ नाम होने लगता है। चंद्रन के पिता उसके ऑफिस में एक दिन चंद्रन से मिलने के लिए जाते हैं और कहते हैं, बेटा लगता है काम अच्छा चल रहा है, अच्छा खासा पैसा कमाने लगे हो तुम। वो कहता है हाँ चल रहा है पिताजी, बहुत अच्छे से। ठीक है तो चलो अब तुम्हारे लिए एक शादी लड़की देख लें। वो कुछ जवाब नहीं देता। वो कहते हैं कि हमने तालापुर नाम के एक गांव में तुम्हारी लिए एक लड़की देखी है, सुशीला नाम है उसका, बहुत सुंदर है, जैसा नाम वैसी ही देखने में भी लगती है। वो कहता है कि नहीं पिताजी। वो कहता है अरे चिंता मत करो, अपनी माँ की चिंता मत करो, सुंदर तो है ही वो, कुंडली भी मिल रही है, तुम्हारी माँ की भी टेंशन खत्म है। चंद्रन चुप रहता है और कहता है नहीं पिताजी, मैं अब शादी नहीं करना चाहता। चंद्रन का दोस्त तभी वहां पर मोहन आ जाता है और वो उसके पिता के जाने के बाद बोलता है कि चंद्रन, लड़की देखने में क्या बुराई है भाई, अगर लड़की पसंद आई तो ठीक, वरना मना कर देंगे। और अगर लड़की पसंद आई तो एक तो अच्छी लड़की मिल जाएगी और तुम्हें तुम्हारा बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए कुछ पैसा भी मिल जाएगा। चंद्रन पहले तो सोचता है लेकिन फिर कहता है ठीक है भाई, लड़की देखने के लिए चलते हैं तालपुर में जाकर वो इस लड़की को देखने के लिए जाते हैं। अब जब चंद्रन इस सुशीला नाम की लड़की को देखता है तो सुशीला नाम की लड़की मालती से भी ज्यादा सुंदर है। अब सुशीला से शादी करने के लिए चंद्रन रेडी हो जाता है और इन दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। और चंद्रन की शादी के बाद इसकी जिंदगी बहुत अच्छी तरह चलती है और इसी के साथ ये नोवेल भी खत्म हो जाता है। आई होप ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।